और अब आ गया आपका 1939, ठीक है। 1939 आ गया है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। व्हाट्स द डेट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड? राइट डाउन, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का बहुत बड़ा योगदान है रे इंडिया के इंडिपेंडेंस में, बहुत बड़ा योगदान है। जब ब्रिटिशर पे प्रेशर पड़ा ना, तब जाके उन्होंने बोला कि ठीक है इंडिया इंडिया खेलते हैं, चलो इंडिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस खेलते हैं। 1 सितंबर 1929 से 2 सितंबर 1945, ठीक है। सितंबर कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर 1939 से सितंबर 1945, ठीक है। यस, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ओके। इस बीच इंडिया में बहुत सारे कारनामे हुए, वो ये रहे। एक पार्ट लिखा नहीं है, उसको दोबारा लिखवाएंगे अलग से, इसको मिटा के, आज़ाद हिंद फौज का पार्ट, ओके, वो अलग से है। तो हुआ क्या यार, सीन ये था 1939 में, सो भाई सीन क्या हुआ, 1938 हरिपुरा में सेशन हुआ, 1939 त्रिपुरी में सेशन हुआ। 1939 तो सीन क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे सीन ऐसा है कुछ कि कांग्रेस में इस टाइम 1939 के आसपास, क्योंकि दे पार्टिसिपेटेड इन दिस गवर्नमेंट टाइप ऑफ सेटअप आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937, ओके। तो दे टेस्टेड द पावर, राइट। सो जब उन्होंने सब कुछ काम करा और वो वापस आए, मतलब बीच में रिजाइन मारा उन्होंने बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर, तो सीन ऐसा कुछ हुआ कुछ कि कांग्रेस में खुद में एक काइंड ऑफ इनर स्ट्राइफ्स थी, मतलब खुद में ही उनके कांग्रेस सेटअप में एक डेमोक्रेसी कांग्रेस सेटअप में एक करप्शन जैसी भावना हो रखी थी। कांग्रेस का खुद का घर खराब हो रखा था इन टर्म्स ऑफ लाइक पीपल वर यूजिंग फ्रॉड मीन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंटशिप, पीपल वर यूजिंग फ्रॉड मीन्स टू टेक सीट इन CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सीट लेने के लिए वो इधर उधर जाके मतलब अपना अप्रोच लगा के वो लोग वहाँ पे आना चाहते थे। तो देयर वर फ्रॉड मेंबरशिप काइंड ऑफ दैट थिंग। तो गांधी जी बोले कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कोई भी एक्शन लेने से पहले एक काम करो, अपनी जो कांग्रेस अपना जो घर है पहले खुद का घर तो उसे ठीक करो, अपने खुद को घर से रीस्ट्रक्चर करो, ठीक करो उसको, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेकिन सीन क्या हुआ, कुछ ऐसा सीन सुनो तो बताऊँ क्या सीन क्या हो रहा था। हरिपुरा में 1938 में कांग्रेस सेशन हुआ गुजरात में, एंड द प्रेसिडेंट इलेक्टेड सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी वर डायमेट्रिकली अपोजिट, टोटली डिफरेंट पाथवेज दे हैव फॉलोड, ओके। क्या क्या जानते हो तुम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में, बताओ तो थोड़ा। हाँ भाई मिस्टर बोस, बताओ थोड़ा बोस के बारे में। तो विल डिस्कस अबाउट बोस। उससे पहले यहाँ बता देता हूँ कि गांधी जी और बोस की आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में क्या ही बोलेंगे ना। लिखने का पार्ट नहीं, वो सुनने का हल्का सा, क्योंकि ये आता नहीं है स्टडीज में, जस्ट फॉर योर नॉलेज। बोस और गांधी जी दोनों ही एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बोथ रिस्पेक्टेड ईच अदर। इनफैक्ट बोस गेव द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से गांधी टू फादर ऑफ नेशन फ्रॉम द रंगून से रेडियो स्टेशन से उन्होंने बोला कि फादर ऑफ नेशन करके ऐसे करके उन्होंने संबोधित किया, ठीक है, समझ आ रही है। हु गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन टू गांधी? सुभाष चंद्र बोस, ओके। इनफैक्ट when Bose died in 18th August 1945, when Bose died, Gandhiji commented, he was a prince among patriots. Patriots में से ये प्रिंस था। His patriotism is second to none. ऐसा गांधी जी के शब्द थे बोस के लिए आफ्टर हिज डेथ। समझ आ रही है कि बोस का नाम युगों युगों में हिस्ट्री में अच्छे से एकदम बड़े सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। ये आफ्टर डेथ ऑफ बोस गांधी जी ने कहा था बोस के लिए। बोस की थोड़ी कहानी सुन भी लो हल्की सी। बोस बंदा बड़ा मस्त था, बड़ा मस्त। ही स्कोर्ड द ऑल इंडिया रैंक ऑफ 4th इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एट दैट टाइम 1921 के आसपास। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज IAS की नौकरी छोड़ी एंड ही केम टू कांग्रेस
ठीक है, इतना पार्ट यहाँ के लिए सुनो, इस आगे का पार्ट जब बताऊंगा, जब मैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताऊंगा। उससे पहले भी आइडियोलॉजी देख लेते गांधी जी और बोस की। गांधी जी और बोस आइडियोलॉजिकली मैंने बताया टोटली डिफरेंट थे, ऑल्दो दे रिस्पेक्टेड ईच अदर। फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड मिलिटेंट अप्रोच, गांधी जी का आइडिया साफ साफ ये था कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ओके। बोस एज माय डियर फ्रेंड सेड, ठीक है, थोड़ा मिलिटेंट वाला उनका मूड था कि भाई लाइक वो ना किसी भी बंदे की डिसरिस्पेक्ट बाय यूरोपियन झेल नहीं पाते थे, वॉज रेडी टू फाइट फॉर इट। बोस वॉज अ मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन था, मतलब द वर्ड यूज बाय पीपल इज ही वॉज मैन ऑफ एक्शन, ओके। मीन्स एंड एंड का मतलब ये है कि आपके मीन्स जस्टिफाई होने चाहिए एंड्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्किंग फॉर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, तो आपके मीन्स में भी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस होना चाहिए और एंड में भी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस देखना चाहिए। बोस ऐसा नहीं था, बोस बोला आज़ादी के लिए कोई भी एक्शन चलेगा, इट हार्डली मैटर व्हाट द मीन्स इज, द मैटर ऑफ फैक्ट इज एंड्स, वी वांट फ्रीडम आइदर वे, चाहे प्यार से दो चाहे लड़ाई करके दो, फ्रीडम तो लेके रहेंगे, ये वाला सिस्टम था। गांधी जी का ये था कुछ भी करेंगे प्यार से काम करेंगे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल जब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था, व्हेन वर्ल्ड वॉर सेकंड इज गोइंग टू हैपन, बोस वाला जो सुभाष बोस वाला जो ग्रुप था वो साफ साफ कह रहा था इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, यहां पे ब्रिटिशर्स दूसरी जगह पे इन्वॉल्व है लड़ने के लिए, हमें यहां पे उनको खदेड़ना चाहिए अपने मास मूवमेंट करके। बट गांधी जी वॉज अपोजिट की नहीं, हमें दूसरे की वीकनेस का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ओके। वी डोंट यूटिलाइज, वी शुड नॉट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एज अ मैटर ऑफ टेकिंग द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। और ये आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या समझा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। अगला क्या आया, आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि कल को जो हमारा देश बने, कल को जो हमारा भारत देश आजाद होकर बने, वी डोंट वांट अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इनफैक्ट गांधी जी वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिस्टम, ही वाज लाइक द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट, जो आज भी बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पीआरआई सिस्टम। क्यों पीआरआई तक पहुंचा, ताकि ग्रास रूट लेवल पे लोग मतलब काम करें। गांधी जी के ये मतलब आइडियोलॉजी, गांधी जी वाज लाइक एवरी विलेज शुड एक्ट एज अ रिपब्लिक, आइदर लाइक तो आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाएंगे आगे चल के, वो नीचे के बंदों तक नहीं पहुंच पाएगी, वो दोबारा से वही उनका फिर क्लास स्ट्रगल मास स्ट्रगल हो जाएगा। बोस थोड़ा अपोजिट थे इस मामले में। बोस वाज लाइक एक बोस का तो स्टार्टिंग में ये था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर बंदे का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बोस बाद में आते आते ये बोले कि देखो भाई बहुत सारी पॉवर्टी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो स्टार्टिंग के कुछ सालों में एक डिक्टेटरशिप तो होनी चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी में 10 बंदे बोलेंगे तो वो मामला सेटअप नहीं हो पाएगा। If a economic plan has to be successful, then there should be a good centralized state system so that state can take all the action which whatever it desires, so that to remove the poverty from root and branch. ऐसा बोस का मानना था कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। रीजन उसका यही था कि ताकि लोग जबरदस्ती फिर उस प्लान में कूदे ना। डेमोक्रेसी आई वांट एट द एंड, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा मामला होना चाहिए, ओके। ये सिस्टम था किसका, बोस का, ओके। मिलिट्री वाला मामले में क्या था, गांधी जी वॉज अगेंस्ट मिलिट्री, बोला आर्मी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है यार, कि ये तो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि आर्मी नहीं होनी चाहिए। देखो यूक्रेन वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब एंड काइंड ऑफ दैट थिंग, आर्मी नहीं वगैरह ऐसा करके, ही इज जस्ट फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, आर्मी शुड बी देयर टू डिफेंड, ओके। तो बोस इसके टोटल ऑपोजिट थे, आर्मी। इनफैक्ट एक बोस की फनी चीज बताता हूँ, ही टुक सम एनसीसी टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन हिज अर्ली डेज, ओके। तो जब ये बंगाल कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बंगाल कांग्रेस, ओके। तो ये गार्ड ऑफ ऑनर करवाते थे, वही ओके। तो वहाँ पे जब भी आते थे गाड़ी एकदम मस्त सैल्यूट ले रहे, एकदम ड्रेस पहन के, बाकी कांग्रेस लीडर बोले क्या चल क्या रहा है भाई, ठीक है, उनको डर लगता था क्योंकि दिस आइडियोलॉजी इज लाइक मिलिटेंट आइडियोलॉजी, तो थोड़े कतराते थे इस चीज़ से। बस बोस वाज लाइक कि नहीं, आई वांट दिस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, वही वाली चीज़, मिलिटेंट अप्रोच, ओके। इकोनॉमी में ऐसा था, बोस वॉज इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, total industrialization, and there should be a socialist industrialization
इंडिया में सोशलिज्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शुड हैव ऑल द थिंग्स टू बी कंसिडर्ड इन इंडियन गवर्नमेंट। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के पास, इंडिया की गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इंडियाज शेयर्स, इंडियाज कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल शुड बी देयर इन इंडस्ट्रीज। लेकिन बोस कॉटेज इंडस्ट्री जो घरों में जैसे अचार बनाने गांव में होती है ना, छोटी छोटी, कुछ भी ऐसे बोने, कुछ भी करने वाली, ओके, तो चरखे वाली, तो कॉटेज इंडस्ट्री में भी ध्यान था उनका। बोस का साफ साफ कहना था, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी इंडस्ट्री में सरकार की जरूरत है और कौन सी इंडस्ट्री में कॉटेज इंडस्ट्री बनानी चाहिए। बट गांधी जी वॉज टोटल ऑपोजिट। ही वॉज लाइक विलेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, हर एक बंदे को गांव लेवल पे काम करना है। ही वॉज अगेंस्ट द मॉडर्नाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मशीनरी। गांधी जी वॉज नॉट अगेंस्ट मशीनरी एज सच, ही वॉज अगेंस्ट मशीनरी इन इंडिया। वाई? जहां पे बहुत सारे हाथ हैं काम करने के लिए, वहां पे तुम उन हाथों को कटवा रहे हो मशीन लाके, और उन बंदे को तुम लोग फेंक रहे हो रोड पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक मॉडर्नाइजेशन, उनको भूखा मरने के लिए। इंडिया में ऐसा काम नहीं चलेगा, राइट? तो गांधी जी इसके पक्ष में थे। बोस ने बोला आई अंडरस्टैंड दिस। बोस बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और क्या करेंगे, वहां पे इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो किसान जहां से फ्री होंगे उनको उठा के यहां पे लाएंगे, तो ही कैन शिफ्ट द लेबर। कोई भूखा नहीं मरेगा, मशीन चलाने के लिए तो बंदे चाहिए, तो एग्रीकल्चर में बर्डन कम होगा। तुम जैसे आज देखते हो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, खेत में चाहिए 2 बंदे काम करने के लिए, पूरा खानदान खेती कर रहा है। देखा गांव में कभी? देखना भी, मैं गांव गया था अभी कल परसों गांव गया था। आई सो लाइक पीपल हैव नथिंग टू डू, मस्त दिन में एकदम बैठे हुए हैं, चल रहे होंगे टक 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 टक, टाइम पास ही हो रहा है बस, कुछ है ही नहीं, नथिंग इज है, टाइम पास, बैठे हुए हैं, बातें चल रही हैं उधर की, बस खेती हो रही है। लेकिन वो 10 बंदों की, 5 बंदों की भी खेती हो सकती है, ऐसा नहीं कि 10 बंदे ही चाहिए। तो ये कहानी थी दोनों में, ओके। नेक्स्ट रिलीजन, बोथ आर मैन ऑफ रिलीजन, बोथ आर मैन ऑफ रिलीजन। गांधी जी का भी राम राज्य वाला सिस्टम था कि देयर शुड बी अ राम राज्य, ओके। एंड बोस वाज लाइक यूज रिलीजियस कॉन्सेप्ट लाइक दुर्गा एंड शक्ति टू प्रमोट द वुमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने बोला कि वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए और उसको दुर्गा, मतलब ये हिंदू सिंबल्स उन्होंने यूज करे टू यूनाइट द वुमेन ऑफ इंडिया, ओके। कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, इसमें थोड़ा सा दोनों का डिफरेंट था मामला। गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ कास्ट, गांधी जी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी बट इन फेवर ऑफ कास्ट। गांधी जी वॉज फेवर इन वर्ण सिस्टम, बोला प्लीज गो बैक टू प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडिया का आगे बढ़ना सिर्फ एक ही चीज में लिखा है, वो है कि दोबारा से वो ऋग्वेदिक सोसाइटी में चले जाओ, जो आपने अब तक सीखा है प्लीज अनलर्न दैट। ऐसा गांधी जी कहते थे। गांधी जी कहते थे ये जितने मॉडर्न मीन्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो भी ये सब आया है, ये कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, एक इनइक्वलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इससे तो इनइक्वलिटी आई, कुछ लोगों के पास वेल्थ आ गई और बाकी सारे भूखे मर रहे हैं। बट गांधी जी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। कास्ट में उनका भरोसा था, कास्ट एज अ बाइंडिंग फैक्टर था। बोथ ऑफ देम, रिलीजन एज अ बाइंडिंग फैक्टर। रिलीजन तोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम भी करता है यार, कि सारा धर्म एक ही गांधी जी कहते थे हर एक धर्म एक ही चीज का बोलता है, लाइक भगवान इज सेम, देयर आर डिफरेंट पाथ्स, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो गांधी जी कास्ट सिस्टम में भरोसा क्यों करते थे कि अगर सारी की सारी कास्ट अपना अपना काम करेंगी जो उनको वर्ण सिस्टम ने दी है, तो अल्टीमेटली विलेज कैन बिकम अ रिपब्लिक, विलेज कैन बिकम अ रिपब्लिक। खाना कम खाया करो दिन में, नहीं तुम खाया करो, तुम वैसे सूख रहे हो, ठीक है। लेकिन बोस उल्टे थे, बोस वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड ऑल थिंग, बोला कास्ट से तो अनटचेबिलिटी आई है, ऐसा बोस मानते थे, लाइक अम्बेडकर, ओके। तो बोस वॉज लाइक देयर शुड बी सोसाइटी विच इज कास्टलेस, क्लासलेस एंड अनटचेबल, को मतलब ऐसे मतलब ट्रीट ना करें ऐसे करके, ठीक है। वुमेन, गांधी जी के लिए वुमेन मतलब सीता जैसी, ओके, कि जो घर को संभाले। गांधी जी की थोड़ा, गांधी जी के इसमें अगर मैं टू बी वेरी क्लियर बोलूं कि गांधी जी हैज अ ट्रेडिशनल एंड पेट्रियार्कल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वो कहते थे बराबर बनने की होड़ में वुमेन को अपना काम नहीं भूलना चाहिए। लाइक उस टाइम की बातें हैं कि ब्रेड विनर शुड बी गांधी जी की बात बता रहा हूँ, कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रेड विनर जो होता है वो मेल होता है, जैसे हमारा पुराना कॉन्सेप्ट होता था कि मेल कमाएंगे और वुमेन घर को संभालेंगी।
ऐसा गांधी जी मानते थे। ओके अरे बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल चीज। गांधी जी के शब्द मेरे नहीं। कमाने वाला, कमाएंगे मर्द और घर संभालेंगी औरतें। ओके, जो ममता वाली चीज है, सुन लो, जो ममता वाली चीज है वो मेल्स में नहीं आ सकती। गांधी जी ने ऐसा बोला। अगर एक लेडी, सही बात, तोड़ूंगा थप्पड़ मारे, एक लेडी, गांधी जी तो अगर एक, सुन लो, अगर एक मदर ममता नहीं दिखाएगी तो आने वाले टाइम में ये ह्यूमन सोसाइटी एक्सटेंड हो जाएगी, ऐसा गांधी जी कहते थे। बोस वॉज टोटली ऑपोजिट। बोस के लिए वुमेन मतलब मॉडर्न वुमेन थी जो आज की है। गांधी जी के लिए सीता वाली, राइट, बोस के लिए थी मॉडर्न वुमेन, बराबर एकदम। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई नहीं, उन्होंने आजाद हिंद फौज को टेक ओवर किया और वहां पे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई, जिसके पैरामीटर्स इक्वल थे भाई बॉयज के साथ एकदम। कोई ऐसा नहीं कि तुम 800 मीटर दौड़ोगी तो वो 1600 मीटर दौड़, नो, इक्वल, एवरीथिंग वाज इक्वल। ही वॉज टोटली, मतलब कहने मतलब है, जो हिस्टोरियंस कहते हैं, बोस की जो वुमेन थी वो मॉडर्न वुमेन थी, आज की वुमेन, और गांधी जी की वुमेन थी ट्रेडिशनल वुमेन, जो एकदम बस हाँ पति महादेव फलाना ये सब, ठीक है। तो दैट वाज द केस। तो यहाँ पे थोड़ी सी इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। गांधी जी के लिए एजुकेशन में एक लास्ट डिफरेंस है इन लोगों का, सुन लो। गांधी जी फोकस ऑन ऑल राउंड एजुकेशन, एज यू सेड दैट लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नो एजुकेशन। इसका मतलब ये है साफ साफ कि सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, उसको मॉरल एजुकेशन भी देनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। इनफैक्ट कुछ हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं जो ये बोलते हैं कि एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, वो बताना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि मतलब उसको एक, हर एक बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे तो कि जिससे कि विलेज रिपब्लिक बनाने में काम आए। हर कास्ट का बंदा अगर अपना अपना काम करेगा जो किसी कास्ट को असाइंड है, तो अल्टीमेटली विलेज विल बिकम अ रिपब्लिक्स, खुद में एक छोटे छोटे रिपब्लिक बन जाएंगे वो। ऐसा गांधी जी मानते थे। और हर एक बंदों को, ऑल ओवर पीपल ऑफ इंडिया को एक बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए अप टू सम लेवल, लाइक प्राइमरी एजुकेशन टाइप, समझ आ रही है, जिससे कि मास एजुकेशन प्रमोट हो। क्या रे सुधीर, समझ आ रही है। बोस वॉज फॉर मॉडर्न एजुकेशन, भाई कि सबको हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको, मतलब इंडिया शुड स्ट्राइव फॉर हायर एजुकेशन रादर देन दिस नॉर्मल, दिस प्राइमरी एजुकेशन, वो तो मिलनी चाहिए। बट इंडिया, फॉर बीइंग अ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, फॉर बीइंग अ नेशन विच कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, दैट शुड वांट अ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के पक्ष में थे बोस। तो ये है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। बोस बोले कि देश की आज़ादी के लिए चाहे मुझे देश के दुश्मनों से ही मदद क्यों ना लेनी पड़े, फॉर एग्जांपल नाजिस्ट जर्मनी, फेसिस्ट इटली, इन सब से मुझे मदद लेनी क्यों ना पड़े, मैं लूंगा। क्या बोस जर्मनी के सपोर्टर थे? नो, बट बोस जर्मनी की डिसिप्लिन की बड़ाई करते थे। यार डिसिप्लिन है भाई साहब, ऐसे करके। बोस वॉज लवर ऑफ डिसिप्लिन बट नॉट लवर ऑफ नासिस्ट फिलॉसफी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, जर्मनी के समर्थक नहीं थे वो, हिटलर को कॉपी नहीं करते थे वो। हिटलर को उस टाइम वही वाली नीड बेस्ड यूज ये था। भैया ये बात की, मतलब जब तक वर्ल्ड वॉर चल रही है इतने में ही ले लेते आजादी, ये बात सुभाष जी ने की। यस, नॉट इवन सुभाष जी, देयर आर मेनी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, देयर आर अदर पीपल आल्सो, देयर इज अ ग्रुप, देयर इज अ, बताएंगे अभी बात करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप इन वर्ल्ड वॉर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज। गांधी का ग्रुप, सुभाष जी का ग्रुप एंड नेहरू जी का ग्रुप। ये 3 ग्रुप थे जिन्होंने अलग अलग बातें कही, बताएंगे अभी इस आइडियोलॉजी को बताने, ठीक है। सो दैट इज द केस, दिस इज ऑल अबाउट बोस एंड गांधी। समझ आया डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? हाँ भैया, सुभाष जी जिंदाबाद, ठीक है। तो दिस इज द केस भैया। वही फर्क है जो एक 25 साल के लड़के में और एक 60 साल के बूढ़े आदमी में, वही फर्क है। नहीं यार, देखा जाए तो नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। नो, बचपना नहीं कहेंगे बोस का, बचपना नहीं दिया, ठीक है। 25 साल का मैच्योर नहीं होता, मैच्योरिटी थी उनमें, ही वाज हैविंग अ गुड मैच्योरिटी। ओके, आइडियोलॉजी का फर्क था और ना कि उम्र का, ठीक है। सुनो, खैर सुनो,
ये कहानी हुई। तो सीन क्या हुआ यहाँ पे, हरिपुरा में बोस प्रेसिडेंट बने, उन्होंने स्पीच दिया कि हमें आई थिंक वी शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन सो दैट टू कंटिन्यू अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ओके, ऐसा कुछ उन्होंने स्पीच दिया। नेक्स्ट में एक नया सेशन हुआ त्रिपुरी में बोस बोले मैं फिर से खड़ा हूँगा प्रेसिडेंटशिप के लिए। ओके, गांधी जी वॉज अगेंस्ट कि भाई बोस नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी मिलिटेंट आइडियोलॉजी वाला है, ठीक है, कांग्रेस को सुधारना है ऐसा करके। तो गांधी जी ने बोला कि मेरा सपोर्ट है, मैं अपना बंदा खड़ा करता हूँ। उन्होंने पिटाबी सीतारमैया को खड़ा करा। किसको खड़ा करा? पिटाबी सीतारमैया की तरफ हाथ रखा कि ये मेरा कैंडिडेट है। उनको सपोर्ट करने वाले वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग, ठीक ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग सपोर्ट किया। बट सोशलिस्ट पार्टी ने बोस को वोट दी और बोस जीत गए लगभग 1580 वोट से। उनको 1377 वोट मिली थी दूसरी पार्टी वालों को। बोस वॉन। गांधी जी बोले ये सीतारमैया की डिफीट नहीं है, इट्स माई डिफीट। ओके, इट्स माई डिफीट, सो बोस शुड लीड द कांग्रेस एंड आई हैव नो रोल टू से इन कांग्रेस। अब बोस थोड़े इमोशनल भी थे और थोड़े अच्छे इंसान इन टर्म्स ऑफ इसलिए थे क्योंकि गांधी की रिस्पेक्ट करते थे। बोले मैं दुनिया का सपोर्ट ले लूं और इंडिया के ग्रेटेस्ट मैन का सपोर्ट ना लूं, ये मेरी फितरत नहीं है। तो उन्होंने बहुत बार ट्राई करा गांधी जी को मनाने का, प्लीज सपोर्ट मी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल, आई वांट द सीडीएम शुड कंटिन्यू। गांधी जी लाइक इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर सीडीएम, कि अभी खत्म हुआ है यार, तुम दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हो और तुम इस अपॉर्चुनिटी की बात करोगे, ये सीज करने वाली अपॉर्चुनिटी, तो इट्स रॉन्ग एज पर गांधीज पर्सपेक्टिव। तो गांधी सेड आई रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन बट वी आर डायमेट्रिकली अपार्ट इन देयर आइडियोलॉजीज, सो प्लीज मुझे माफ करो, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो भी चाहती थी कि फिर बाद में कि मतलब कि कुछ भी हो गांधी जी कांग्रेस से अलग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जो भी प्रेसिडेंट बनता है, जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है, उसके पास पावर होती है कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपॉइंट कर सकता है अपनी, क्या कर सकता है, अपनी कांग्रेस की कमेटी अपॉइंट कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जब बोस प्रेसिडेंट थे कि भाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी शुड बी अपॉइंटेड एज पर गांधीज पर्सपेक्टिव, नॉट पर बोस पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस आई है ना, एक वॉर हो रहा है टाइप। तो गांधी बोले नहीं, मैं अपनी आइडियोलॉजी नहीं थोपूंगा इसके ऊपर, ये बंदा इलेक्टेड बंदा है और मुझे इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आई डोंट वांट दिस। बट बोस ने देखा कि भाई सब खिलाफ ही जा रहे हैं एट द एंड, तो बोस सेड कि आई एम रिजाइनिंग, इट्स ओके, आई एम रिजाइनिंग, इट्स ओके इफ माई आइडियोलॉजी इज नॉट सपोर्टेड बाय कांग्रेस, so what's the point of becoming a president of Congress, right? So he left the Congress, resigned, and later Rajendra Prasad became the president of Congress. Okay? तो ये कहानी थी त्रिपुरी सेशन की। त्रिपुरी इज इन मध्य प्रदेश। ऐसा हुआ था बोस का रेजिग्नेशन, तो तुमने सुना भी होगा हल्का फुल्का, तो दिस वाज द केस। ओके, बोस लेफ्ट एंड लेटर वेंट टू बंगाल, देयर ही जस्ट फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई? बोस ने बनाई। समझाई? ये बोस का यहाँ पे थोड़ा सा रोल है, आगे जाके बोस के बारे में फिर वो आजाद हिंद फौज के बारे में बताएंगे, ठीक है। खैर, तो ये कांग्रेस में जो स्टार्टिंग में बताया था, कांग्रेस में इंटरनल स्ट्राइक चल रही थी, थोड़ा ऊपर नीचे मामला हो रहा था, तो यहाँ पे अल्टीमेटली वो ठीक हुआ फिर बाद में। ओके, बात आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कि क्या करें, क्या होना चाहिए। तो मैंने बताया 3 तरह की आइडियोलॉजी सामने आई, 3 टाइप्स। गांधी जी बोले, जब ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया सपोर्ट टू द वॉर, तो कांग्रेस का क्या मत बनता है, क्या है क्या कहानी। गांधी जी बोले वी शुड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट ब्रिटिशर्स इन फाइटिंग द वॉर अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑल एंड जापान एंड ऑल, ठीक है, जो एक्सेस पावर्स है उनके खिलाफ हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए वॉर में। ओके, अनकंडीशनल सपोर्ट, बिना किसी नो या थोड़ी ऐसे करके झिझक के। बोस बोले कि दोनों की दोनों पावर्स अपने कॉलोनियल प्रिंसिपल के लिए लड़ रही हैं, अपनी दोनों की कॉलोनी के लिए लड़ रही हैं, राइट। ब्रिटेन ने बोला था हम डेमोक्रेटिक कंट्री, हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, बट ऐसा तो था नहीं। अगर ऐसा है तो व्हाई यू आर नॉट गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया, राइट और नॉट, है ना। तो बोस वाज लाइक कि भाई ये बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है, गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, वे शुड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड वेज द वॉर एंड वेज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मूवमेंट एंड जस्ट आउट द ब्रिटिशर्स। ऐसा बोस बोले। नेहरू जी क्या बोले? नेहरू जी बोले आई डोंट एग्री विद बोस, आई डोंट एग्री विद गांधी, ठीक है। नेहरू जी ऐसा बोले,
I don't agree with Bose, I don't agree with Gandhi, but I know that it's a war between two imperialistic power. But my point is that we should support Britain. We should support Britain conditionally. What conditionally? If Britain will promise that after war, complete independence should be given to India, पहली thing. दूसरी thing, immediately a kind of power transfer should be there for type of interim government type, जो उन्होंने बनाई थी 1946 में, ऐसा उन्होंने बोला. तो बाद में एक नेहरू जी की आइडियोलॉजी के साथ सारे गए थे. ओके, तो कांग्रेस ने अपनी डिमांड रखी. कांग्रेस ने अपनी डिमांड रखी कि भाई हम तभी आपको सपोर्ट करेंगे जब आप ये काम करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्लस इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर. समझ आ रही कहानी? इसी बीच पाकिस्तान ने इसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन या फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन, क्योंकि लाहौर में हुआ था तो लाहौर रेजोल्यूशन. लेकिन पाकिस्तान बना एक और बार हुआ था ना, गांधी नेहरू जी के सेशन में हुआ था. क्या? अच्छा, वो कांग्रेस वाला, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है. वो लाहौर सेशन था, ये पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन है. उसमें कुछ बोला गया था तो उसको भी शायद लाहौर रेजोल्यूशन में कुछ था. लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस है वो, ठीक है. नॉर्मल एक बात बता रहा हूँ, वो 1929 है. ये 1940 वाला है. ये मुस्लिम लीग का है, वो कांग्रेस का था, ठीक है. तो 1940 में पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान साथ साथ अपना काम कर रहा है. पाकिस्तान मतलब कि मुस्लिम लीग को कोई मतलब नहीं है कि इंडिपेंडेंस मिले या ना मिले. उनको मतलब है साफ साफ कि वी वांट पाकिस्तान, वी वांट मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, वी वांट मोर शेयर इन फॉर मुस्लिम्स इन एवरी रिस्पेक्ट. उन्हें तो भैया अपना स्टेट चाहिए, और यहाँ पे उन्होंने नींव रखी उस चीज़ की. पाकिस्तान रेजोल्यूशन ने साफ साफ बोला कि वी वांट कोमिंगलिंग ऑफ दोज एरियाज विच हैव मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन. ठीक है, जैसे ही पूरा ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इनको सबको एक साथ इकट्ठा कर दो, और ये बंगाल वाला एरिया जहाँ पे इतने मुस्लिम्स को एक साथ इकट्ठा कर दो. तो दे वांट कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको एक एरिया बना दो, और जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज में है वहाँ पे उनको रिजर्वेशन दिया जाए. ऐसा पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी कि लाहौर रेजोल्यूशन बोला. क्या है ये? मुस्लिम लीग ग्रुपिंग ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट. समझ आ रही है कहानी? ठीक है, जो जोग्राफिकली चिपके हुए हैं. ओके, देन इन सेम दिस लाहौर रेजोल्यूशन अराउंड मार्च 1940, एंड देन अगस्त ऑफर केम इन 1940 इन अगस्त. ये अगस्त ऑफर इसलिए क्योंकि अगस्त में आया था. इस टाइम पे वॉइस रॉय थे आपके लिन लिथ गो. ठीक है, क्योंकि इस टाइम तक वॉर पीक पे था. पीक बोले तो मतलब स्टार्ट हो गया था. वॉर में दिख रहा था कि भाई ब्रिटिशर्स लूज होते हुए दिख रहे हैं. ओके, तो भाई इनके ऊपर प्रेशर आया कि इंडिया का सपोर्ट लिया जाए. अगर इंडिया का सपोर्ट नहीं लेंगे तो पंगा हो जाएगा. ओके, तो दिस अगस्त ऑफर केम इन 1940, एंड अगस्त ऑफर सेड वी विल गिव यू डोमिनेंट स्टेटस. क्या बोला? वी विल गिव यू डोमिनेंस आफ्टर द वॉर, एज वेल एज वी विल गिव यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेनली बाय इंडियंस. जो तुम लॉ बनाने की बात बोल रहे हो कि तो हम लॉ बनाना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे तुम्हारी, जिसमें मेजरली मोस्ट ऑफ द पीपल इंडियंस होंगे. तो अगस्त ऑफर एक सिग्निफिकेंट है भाई. क्या सिग्निफिकेंट है? कि पहली बार इंडिया की डोमिनेंट स्टेटस की मांग एक्सेप्ट करी गई फर्स्ट टाइम अगस्त ऑफर में. ठीक है, और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी मांग एक्सेप्ट करी गई. बताओ, 1928 नेहरू रिपोर्ट, और अब पहुंचे 1945. नाउ दे एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें मेनली बंदे कौन होंगे? इंडियंस होंगे. ऐसा इन्होंने बोला. ओके, दिस वॉज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस. वाई? डोमिनेंट स्टेटस बोला. ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया भाई. इट इज डेड एज डोरनेल. डोरनेल होती है, देखे तुमने? जो ऐसे करके ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ नहीं देते, मतलब ऐसे ठोका, और जो आधी बचती है उसको मोड़ देते हैं. तो फिर वो यूजेबल नहीं होती. अगर वो निकालोगे तो यूजेबल नहीं होती. कील. इट इज डेड एज डोरनेल. ओके, तो ये वो इडियम है. समझ आ रही कहानी? तो बोले ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, और दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, बिकॉज तुम बोल रहे हो एक तरफ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट कोई भी पूरा नहीं बनेगा अगर माइनॉरिटी ने डिनाई कर दिया. तो जो कांग्रेस थी उन्होंने इसको अपोज किया, मुस्लिम लीग ने भी अपोज किया. क्यों? पहले तो हल्का वेलकम किया कि तुमने माइनॉरिटी को पावर दी,
बट ऑफ इसलिए किया कि तुमने अल्टीमेटली पाकिस्तान नहीं दिया, यू आर नॉट गिविंग अस पाकिस्तान काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो अगस्त ऑफर के बाद क्या हुआ सीन, गांधी जी को फिर से फोर्स किया गया कि भाई सत्याग्रह करो, कुछ तो करो, ऐसा थोड़ी चलेगा। गांधी जी बोले चलो ठीक, कुछ करते हैं, ठीक है, मास मूवमेंट की बात है, चलो कुछ ट्राई करते हैं। मास मूवमेंट नहीं करते हैं हम, कुछ कुछ एरिया में कुछ कुछ लोगों को सेलेक्ट करके सत्याग्रह करेंगे, समझ आ रही है कहानी। तो उसे बोला गया इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या बोला गया? इंडिविजुअल सत्याग्रह बोला कि मास मूवमेंट नहीं करेंगे, कुछ कुछ एरिया में कुछ कुछ लोगों को सेलेक्ट करके हम सत्याग्रह करवाएंगे। तो जो पहला बंदा था इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने वाला, बहुत बार क्वेश्चन आता है, विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्वेश्चन आता है सेकंड कौन था? जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड पर्सन टू स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब ये दो क्वेश्चन पुराने हो गए हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड पर्सन कौन था? तो थर्ड इज ब्रह्मदत्त, ये ट्रेंड में चल रहा है, ओके। थर्ड इज ब्रह्मदत्त। अरे समझ में, लिखवा देंगे सबको। तो ये पहले 3 बंदे याद होने चाहिए, ठीक है। पहला विनोबा भावे, विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, समझ आ रही है कहानी। एंड सेकंड पर्सन इज जवाहरलाल नेहरू। CDS में ये दोनों ट्रेंड में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपर एग्जाम्स में ये दोनों खत्म हो चुके हैं, ओके। थर्ड इज ब्रह्मदत्त, ये ट्रेंड में तो आ भी सकता है कुछ भी, नोबडी नोज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिविजुअल सत्याग्रह इज लाइक एक न्यू कॉन्सेप्ट था उस टाइम का, ओके। सो कहते हैं करीब 2500 लोग के करीब आए, 25,000 के लोग अरेस्ट हुए थे आफ्टर दिस सत्याग्रह, ओके। सो दिस वाज द केस ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। जब ये सत्याग्रह हुआ, ब्रिटिशर्स थोड़ा डरे भी क्या। अराउंड 1941 जापान कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द सिटीज। इनफैक्ट पर्ल हार्बर अटैक, जापान ने अटैक मार दिया था। जापान रंगून तक आ गया था। जापान कैप्चर्ड साउथ ईस्ट एशिया, जापान कैप्चर्ड अंडमान निकोबार एट दैट टाइम। So there was threat that Japan will going to invade India, कि ब्रिटिशर्स ना, समझ आ रही कहानी। तो जब ये थ्रेट आई, ऊपर से यूएस रशिया ने प्रेस किया, चाइना ने प्रेस किया ब्रिटिशर्स को कि भाई इंडियन का सपोर्ट लो, वरना हारे, हम तो गए एकदम काम से। तो इंडियंस का सपोर्ट चाहिए फॉर मेकिंग द ब्रिटिश इंडियन आर्मी टू बी मोर कॉम्पिटेबल। देन केम द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया था आते ही, यही कारण यही था फेल होने का। डोमिनेंस स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुल्ली ऑफ इंडियन। क्या इसका डिफरेंस क्या था इन दोनों में? इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोस्टली बाय इंडियंस थी, इसमें फुल्ली इंडियंस बनाएंगे। यहां पे भी पाकिस्तान बोला कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं दिया, वी वांट पाकिस्तान, ओके। LCA वाला क्रिप्स है? नो, वो कैबिनेट है, दिस इज क्रिप्स। LCA वाले क्रिप्स है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स OS, उसमें भी आएगा। कैबिनेट मिशन में भी तो क्रिप्स है और इसमें भी क्रिप्स है, तो क्रिप्स मिशन से पहले आया था। आ रही हो समझ में? तो क्रिप्स मिशन आया, डोमिनेंस स्टेटस वही डेड एज डोनेल, ठीक है। तो गांधी जी इसमें बोले इट इज आउटडेटेड चेक, इट इज आउटडेटेड चेक। बार-बार भैया डोमिनेंस स्टेटस ही दे दे रहे। ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स है, कह रहा वही होता है। बार्गेनिंग में क्या होता है, चलो ना आपकी ना मान जाओ। किसी के पास ये वाला स्टेटस क्या? डोमिनेंस स्टेटस। दिस कनाडा इज डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन ना, डोमिनियन इज व्हाट? डोमिनियन रिपब्लिक। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, दे आर डोमिनियंस, इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, ठीक है। अरे देयर आर सो मेनी जो किंग को मोनार्क मानती हैं, राइट। तो डोमिनियन वो वाला। तो भाई इंडिया बोला नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्रिप्स मिशन फेल्ड, तो इंडिया बोला यहाँ पे भी डोमिनियन, यहाँ पे भी डोमिनियन, क्या मजाक क्या चल रहा है, एक बड़ा सत्याग्रह करते हैं। देन क्रिप्स मिशन के अगेंस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट आया। व्हाट इज क्विट इंडिया मूवमेंट? कहानी समझ आ रही है, क्रोनोलॉजी समझ आ रही है, लिखवाएंगे प्रॉपर। क्विट इंडिया मूवमेंट, कांग्रेस ने 8, ये डेट अपने दिमाग में डाल लो, इंपॉर्टेंट डेट है, 8 अगस्त, 8वां महीना, मेरे दोस्त का बर्थडे आता है 8 अगस्त को, ठीक है। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे गोवाला टैंक, वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया। अब फनी बात देखना इसमें कि कल से हम क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे, हम बोलेंगे भारत छोड़ो काइंड ऑफ, ऐसा करके हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे। गांधी जी की बात डिक्लेयर करी गई। क्या डिक्लेयर करी गई बात? कि हेयर आई एम गिविंग यू द मंत्र। व्हाट इज द मंत्र? Do or die. Either you do or die fighting.
ओके, आइदर यू शुड टेक द इंडिपेंडेंस, कहाँ गया नॉन वायलेंस, और डाई फाइटिंग। ब्रिटिशर्स डर गए। ब्रिटिशर्स क्या हुए? डर गए। 9 अगस्त को जब ये मामला शुरू होने वाला था, अर्ली मॉर्निंग, बेचारे वॉशरूम में नहीं जा पाए, अर्ली मॉर्निंग उठा लिया सबको, सारे के सारे मेन पॉलिटिकल लीडर्स सारे जेल में। कहाँ? पता नहीं। अर्ली मॉर्निंग ऑफ 9 अगस्त 1942 बेचारे उठ रहे होंगे, पुलिस आई उठा के ले गई। बड़ी तंगी हुई थी उनको जेल में। मुस्लिम थे इसमें सब जो भी इक्का दुक्का जो भी मेन था, जो भी मेन बंदा है जिसको जानते हैं कि हाँ इसका बोलबाला है, सबको उठा के ले गए भाई साहब, एक भी नहीं छोड़ा। अब 9 अगस्त की सुबह हुई, बोला कहाँ गए गांधी जी? गांधी है ही नहीं। नेहरू जी कहाँ गए? नहीं है, कोई भी नहीं था। तब यहाँ पे एक लड़की, एक औरत फेमस हुई जो अब तक अननोन थी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, हरियाणा की छोरी। नेम इज, उसने करा क्या था? 9 अगस्त को उसने झंडा फहराया क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम का, और उसका नाम था अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली, द पॉलिटिशियन ऑफ दिस लाइक फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर हरियाणा में, मैनी टाइम्स। तो उन्होंने झंडा फहराया बेसिकली लाइक कि हाँ स्टार्ट हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो वो बन गई थी हीरोइन रातों, मतलब उस डे के दिन, अरुणा असफ अली, ठीक है। यहाँ पे लीडर्स पूछते हैं कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। वुमेन 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यूएस है, उषा मेहता, सुचिता कृपलानी एंड अरुणा असफ अली। उषा मेहता क्यों फेमस है? क्योंकि इस टाइम अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बहुत होगी। बता ना कि वॉर चल रहा है, अब वॉर है तो इमरजेंसी टाइप पे मार्शल लॉ तो नहीं था, लेकिन बड़े अच्छे एक्ट्स इनके पास जो इजीली कर्व कर सकते थे प्रेस वगैरह को आराम से। तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बहुत चली थी। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन बनाया था उन्होंने। किन्होंने? उषा मेहता ने। बहुत बार क्वेश्चन आता है। उषा मेहता स्टार्टेड द अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन, मैनी टाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड, ओके। सो देयर आर मैनी अदर लीडर्स, नो डाउट इन दैट। ये सिस्टम था इसका। आ रही है समझ में? डू और डाई में लीडर नहीं थे, लीडरलेस मूवमेंट था, मतलब मेन लीडर्स नहीं थे, बाकी तो छोटे मोटे थे। तो लोग कुछ भी कर रहे थे, द पीपल वर डूइंग वॉट एवर दे वांट। वायलेंस भी था, सब कुछ था, क्योंकि कोई आया वो बंदा नहीं था ना सामने, क्या करें, जो मन आया कर रहे हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग दिखी, चलो अटैक करते हैं, अटैक, मॉब एकदम पागल। इसमें उनका साथ पुलिस भी दे रही थी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देके। इससे क्या पता लग रहा था कि नेशनलिज्म जाग रहा था। पुलिस वर नॉट अगेंस्ट आवर पीपल, पुलिस वर सपोर्टिंग अस। ब्रिटिशर्स की लॉयल्टी खत्म हो रही थी पुलिस की, जिसके दम पे वो राज कर रहे थे। अरे डंडे के दम पे तो राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, अब पुलिस उनको साथ नहीं दे रही तो कौन देगा? तो ये मामला था इनका क्विट इंडिया मूवमेंट का। म्यूटिनी भी तो इधर नेवी की, वो अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट है, वो भी नहीं हुई, तो वो अलग पार्ट है। सो दैट वाज गोइंग ऑन। पेजेंट्स, बड़े जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एवरीबॉडी पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। गांधी जी ने बोला गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, आप नौकरी मत छोड़ो, लेकिन आप अपने एलिजेंस कांग्रेस को दो। कांग्रेस ने स्टूडेंट को बोला अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी अपनी स्टडीज छोड़ें, वरना मत छोड़िए। जितने भी पुलिस वालों को बोला, आर्मी वालों को बोला कि आप आर्मी मत छोड़ो, लेकिन अपने बंदों पे गोली मत चलाओ, ठीक है। ऐसा ऐसा करके इन्होंने निर्देश दिए थे। सो दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो वाले चीज। एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, मोस्ट ऑफ द पीपल पार्टिसिपेटेड, ठीक है। दैट वाज द केस क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट हो ही रहा था, दिस वाज अबाउट 1942, और उधर से सुभाष चंद्र बोस अपना काम कर रहे थे पीठ पीछे अपनी सेना बटोरने में। बताएंगे उसका अलग से, अभी बात डील करेंगे। देन आफ्टर केम सम बंगाल फेमाइंस। बंगाल फेमाइन आई, 94 की वॉर चल रहा है, तो वॉर चल रहा है तो भाई फेमाइन वाला मामला हो चुका था कि रेट बढ़ रहे थे, राइट। तो बंगाल में सारा राशन ही खत्म हो गया। देन मैनी पीपल डाइड इन दैट, और भी आक्रोश हुआ। इस बीच गांधी जी जेल में थे बेशक, उन्होंने फास्ट रखा तो लोगों का बल और बढ़ा, ठीक है। तो दैट वाज द केस। तो ये कहानी थी। इसी बीच जब ये सब हुआ, वेवल ने एक प्लान दिया शिमला कॉन्फ्रेंस में। शिमला में वेवल ने एक प्लान दिया। वेवल बोला कि भाई एक काम करो कि फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग आई एम सजेस्टिंग वन थिंग, कि वही डोमिनेंट स्टेटस काइंड ऑफ दैट थिंग, एंड एट प्रेजेंट जितने भी वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें सिर्फ इसको छोड़ के, कमांडर इन चीफ को छोड़ के, गवर्नर जनरल को छोड़ के सारे इंडियंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
उन इंडियंस में आधे मुस्लिम मेजोरिटी होंगी, मुस्लिम्स की मेजोरिटी होगी, आधे इंडियंस की मेजोरिटी होगी। तो ये भी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई ये क्या सिस्टम है, ये आप मुस्लिम्स को वीटो दे रहे हो, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। और मुस्लिम लीग बोली कि भाई आई रिस्पेक्ट दिस वीटो पावर बट वी वांट सेपरेट पाकिस्तान। ओके, सो कहीं ना कहीं हिंदू को और मुस्लिम को बांटने की पूरी तरीके चले जा रहे थे यहाँ पे। ओके, सो दैट वाज गोइंग ऑन इन दिस टाइम। ठीक है, लिखो चलो, थोड़ा सा समझ आया किसी को बढ़िया भैया। क्या चल रहा है आज़ादी में? मास्टर कार्ड प्ले करें। लिखो चलो, लिखो कि हरिपुरा, हेडलाइन लिखवाई तो स्टार्टिंग में क्या है हेडिंग? नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। लिखोगे Haripura in Tripuri session was presided by the Subhas Bose. Haripura in Tripuri session was presided over by the Subhas Bose. However, Subhas resigned in Tripuri session. And just formed the forward bloc. Then formed the new party, forward bloc. समझ आ गई? Congress demanded during the Second World War that क्या डिमांड थी उनकी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर, a constituent assembly to be set up after the war to design the constitution. A constitutional assembly to be set up after the war to design the constitution by Indians. Third, immediate transfer of some kind of power to the Indians. Immediate transfer of some kind of power to the Indians for support of Indians to the war. ठीक है, तभी करेंगे जब ये करोगे। ठीक है, हेडिंग डालो, मैं अलग से हेडिंग डाल के लिखो, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर, मार्च 1940। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर, मार्च 1940। इसमें लिखो द मुस्लिम लीग, जल्दी याद चलाओगे, इसको ब्लैक से लिखना चाहिए था, तो लिख दिया, टिक मारो इसको ब्लैक से। इसलिए अंडरलाइन किया था भैया। ठीक है, द मुस्लिम लीग पास्ड
पास्ड ए रेजोल्यूशन फॉर, पता है ना, वही जोग्राफिकली मामला सेटअप करने के लिए, फॉर ग्रुपिंग ऑफ जोग्राफिकली कॉन्टेजियस, फॉर ग्रुपिंग ऑफ geographically contagious areas where Muslims are in majority. And adequate safeguard to those, and adequate safeguard to those where Muslims are in minority. And adequate safeguard to those where Muslims are in minority. हेडिंग डालो अगली, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर, जब हिटलर ने कैप्चर मार दिया हॉलैंड वगैरह एरिया, फ्रांस को पकड़ लिया, तो अगस्त ऑफर आया। ओके, देखो, इट केम्स इन अगस्त 1940, it came in August 1940. The Linlithgow, Linlithgow, Go announced August offer in 1940 and proposed. Announced August offer in 1940 and proposed, number one, dominion status, number two, constituent assembly mainly composed of Indians after war, constituent assembly mainly composed of Indians after the war, mainly composed of Indians after the war. मैं पर कांग्रेस की जरूरत इनको पड़ी क्यों रही थी ब्रिटिशर्स को? क्या कांग्रेस की सपोर्ट की जरूरत ही क्या थी इन्हें? मास इनकी आर्मी में तो मतलब जो इंडियंस थे वो वैसे भी काम तो कर ही रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन जब बहुत सारे लोग मर भी रहे थे, ठीक है, तो न्यू रिक्रूट को लाने के लिए कांग्रेस की जरूरत थी, पहली चीज। दूसरी चीज कि नेशनलिज्म जाग रहा था, तो पूरी लॉयलिटी नहीं आ रही थी। एक और चीज, जब जापान यहाँ तक पहुँच गया था रंगून की तरफ, तो बहुत सारा खतरा था। खतरा क्या था कि देर में भी चांसेस कि इंडियन जापान के साथ मिलकर इन पे अटैक मार दें, देर में भी चांसेस। तो एक कहीं ना कहीं लॉयलिटी खत्म हो रही थी। दैट्स वाई दे वांट फुल सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश लाइक कांग्रेस। एक और चीज़ थी, देखो कांग्रेस को सीन क्या है यहाँ पे कि ये यहाँ पे इंटरनली युद्ध कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे सत्याग्रह चलते हैं, नहीं, दे आर नॉट सपोर्टर ऑफ वॉर, दे आर अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ थिंग। और वहाँ पे ये इंडिविजुअल सत्याग्रह काइंड ऑफ बोला देश संभाले या वॉर संभाले, काइंड ऑफ दैट थिंग, दैट्स व्हाई दे वांट द सपोर्ट, दे वांट द फुल सपोर्ट। कि यहाँ पे अभी आपके इंडियंस भी जो है वो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर के रैंक पे आ गए हैं। ओके, तो ये कहानी है। जो लॉयलिटी थी, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो गोली चलाने से इंडियंस से मना कर रहे थे, गढ़वाल राइफल जो भी थे वो इंडियंस में गोली चलाने से मना कर रहे थे, बट और ब्रिटिश फौज को ज्वाइन होने से ही मना कर रहे थे ये लोग, ठीक है। ये सीन भी धीरे धीरे आ रहा था आगे। लाइक व्हेन दिस हैपेंड, लाइक जब रंगून वाले यानी साउथ ईस्ट एशिया पे जापान कैप्चर्ड, तो हमारे बंदों ने क्या बोला कि हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं। तो ये ना मूवी भी देखी होगी हल्की सी, कौन सी मूवी आई थी अभी, अरे एक सीरीज थी छोटी सी, कौन सी भैया? फॉरगॉटन आर्मी, उसमें मना कर दिया था उन लोगों ने। एंड दे वर वेटेड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस कि वो जैसे ही बोलेंगे हम अटैक कर देंगे साथ में। बट इन रिटर्न सुभाष चंद्र बोस के उनके पास, ओके, सो दे वर वेटिंग फॉर द डायरेक्शन। कांग्रेस ने बोला कि भाई आप हमारे बंदों की गोली मत चलाओ, अगर वो बोलते हैं तो कांग्रेस अगर कुछ और ही बोलती तो वो फिर दिक्कत हो जाती ब्रिटिशर्स के लिए। लाइक हमारे बंदे बाहर क्यों जाएं, हमारे बंदे तुम्हारी लड़ाई लड़ने क्यों जाएं, दैट वॉज द मेन कॉज, मेन क्राई। तो ये कहानी, दैट्स व्हाई दे वांटेड द इंडियन सपोर्ट, दे वांटेड द सपोर्ट बिकॉज दे वांटेड टू कीप काम द इंडिया। इंडिया में मामला गड़बड़ ना हो और इंडिया फुल सपोर्ट दे, ये चीज़ है। क्या कर रहे हो तुम लोग?
लिखो सिग्निफिकेंस, लिखो इसका। फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका सिग्निफिकेंस क्या है अगस्त ऑफर का? फॉर द फर्स्ट टाइम द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडियंस, फॉर द फर्स्ट टाइम द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडियंस to frame their constitution was recognized. For the first time, the inherent right of Indians to frame their constitution was recognized. Dominion status was explicitly offered. ऑफर किया ना हमने रिजेक्ट किया, but they were giving. Dominion status was explicitly offered. अलग से लाइन लिखो। कांग्रेस रिजेक्टेड अगस्त ऑफर, कांग्रेस रिजेक्टेड अगस्त ऑफर एंड मुस्लिम लीग wanted partition as the only solution to the deadlock. हेडिंग डालो इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। It was started in October 1940. क्या लिखवा है? Started in October 1940, individual सत्याग्रह 1940, 40. This movement is also called दिल्ली चलो मूवमेंट, कि लोगों ने किराया दिया कि भाई वी शुड गो फॉर दिल्ली। दिल्ली चलो का नारा तो पर बिल्कुल वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। दिस मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड दिल्ली चलो मूवमेंट इन 1940। वो कार्टून वाली तगड़ी कौन सी में? दिल्ली चलो। जय हिंद। ओए क्या हुआ? लिखो द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज विनोबा भावे। विनोबा भावे, भावेन कि भावे, BHAVE, भावे। सेकंड जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। JNN। मैं ये दोनों अट्टा मार के गया था, पूछ लिया तीसरा। ऑप्शन 2 भी थे उसमें, ये मुझे पता है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे। मैंने फिर 2 में से एक पे तुक्का मारा, गलत हो गया। ये विनोबा, VINOBA, मेल है विनोबा, लौंडा ही है यार, लड़का ही है। विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए फेमस है भाई, वही तो बता रहा हूँ। इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए फेमस है। थर्ड ब्रह्मदत्त, थर्ड इज ब्रह्मदत्त। क्रिप्स मिशन, हेडिंग डालो क्रिप्स मिशन। केम इन मार्च 1942, केम इन मार्च 1942। लिखो कि बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन, बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन। वही डोमिनेंट स्टेटस, और उसमें एक चीज और लिख लेना, बता दूंगा। दोनों रिजेक्ट कर दी, ठीक है। इसमें लिख लो कि क्रिप्स मिशन ऑफर्ड डोमिनेंट स्टेटस, क्रिप्स मिशन ऑफर्ड डोमिनेंट स्टेटस with a constituent assembly after war fully of Indians. गूंजेगा मैं भी हूं।
तुम भी हो। कैसे हंसी आ रही है बे? हंसने का नहीं है, पिटाई हो जाएगी। सैटरडे को खत्म हो जाएगी हिस्ट्री। कल आज़ाद हो जाएंगे और परसों मिसलेनियस वाला पार्ट, जैसे कुछ गवर्नर जनरल वाला पार्ट करवा देंगे। हिस्ट्री खत्म सैटरडे को। मेरा हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट लिखो, क्विट इंडिया मूवमेंट, नहीं दिखते हैं भाई, एक वो कुमुद सा दिखता है बस। क्विट इंडिया मूवमेंट। स्टेटस भी दिख रहा है मेरे को, स्टेटस वो बारिश के बादल कहाँ दिख रहा था? बारिश में देख रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट। फोटो में देख रहा था, गूगल पे दिख रहा था। तो हाथ में क्यों लिखे? रोड में चलता हुआ देख रहा था। सूर्य का फोन से। ये गूगल सीवन का। क्विट इंडिया मूवमेंट लिखो रे। ओए अब क्विट इंडिया मूवमेंट वो तो रहेगी क्या? क्या? अभी नहीं आया, आएगा आएगा। ठीक है भाई इंडिविजुअल में हुआ था क्या? क्या? इसमें है ना 8 42 क्विट इंडिया मूवमेंट में लिखो कि लिखो द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन was ratified at Congress meeting at Gowalia Tank, Bombay on 8 अगस्त 1942। ये डेट नहीं है, हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल डेट है। क्या गजब का भीड़ थी वहां पे यार, गजब एकदम। ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। In the early hours of 9 August, all major leaders arrested. सोते हुए उठा लेंगे भाई। And a leader and a lady, Aruna Asaf Ali hoisted the flag on 9th August. A lady named Aruna Asaf Ali hoisted the flag on August 9 and presided over the Congress meeting. इसने प्रिसाइड किया था। Then presided over the Congress committee session. Okay? लीडर्स लिख लो, बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन कौन फिर मेन लीडर थे इससे पार्टिसिपेट करने वाले। देखो मेन लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड आर राम मनोहर लोहिया, हॉस्पिटल है यहीं थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, उषा मेहता। अबे ऐसे वैसे लिखो जैसे वो लिख रही है, ऐसे याद रहता है, ऐसे बिल्कुल याद नहीं रहेगा। ठीक है, कॉमा कॉमा करके लिखना। हाँ फिर ठीक है, हाँ फिर ठीक है, गुड गुड, ये सही है। क्या लिखा? अरुणा असफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, जस्ट अभी मेरे दिमाग में नाम आया, जस्ट अभी गुड। पता है किसी और रीजन से डांस में नहीं थे, उसमें एक लड़की थी, उसके भाई का नाम ये था। अच्युत, बढ़िया, गुड। सुचिता कृपलानी, आरपी गोयंका, जीडी नहीं है, आरपी है, आरपी गोयंका,
एक अलग से फैक्ट लिखो, उषा मेहता स्टार्टेड द सीक्रेट रेडियो सर्विस, सीक्रेट अंडरग्राउंड रेडियो सर्विस इन बॉम्बे। बहुत बार क्वेश्चन आता है, उषा मेहता स्टार्टेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड रेडियो सर्विस इन बॉम्बे। उषा मेहता ने बड़े सीडीएस में धमाल मचाए हैं, ठीक है। सीक्रेट रेडियो सर्विस इन बॉम्बे। पार्टिसिपेट सबने किया था यहाँ पे, एवरीबॉडी, ठीक है। लिखो, एक्सेप्ट मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी पार्टिसिपेटेड। हिंदू महासभा ने नहीं किया था। अरे वही है, भिड़ रहे थे ये लोग आपस में। कांग्रेस नॉट हिंदू बॉडी, कांग्रेस इज लाइक बॉडी बॉडी, ठीक है। वेवल प्लान, WAVEL, वेवल प्लान, PLAN, ये लिख लेना। ये बाकी सिया फॉर्मूला लिख लेना और जैसा लगे पैक लिख लेना। ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है। आप इसको फोटो खींच लेना। ये लिख, अच्छा लिखिए लो डायरेक्टली। तुम बता दो, इसको बता दूं क्या? लिखवा दो, थोड़ा थोड़ा कर दो भैया। चलो बता देता हूँ क्या हुआ। अब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, बंगाल फैमान आई, राइट। गांधी जी ने फास्ट रखा, क्विट इंडिया मूवमेंट को और मजबूत बनाया। समझ आता है इतना? सीआर फॉर्मूला कहता है, सीआर फॉर्मूला इज बेसिकली व्हाट कि गवर्नमेंट बोली कि जब तक आप सारी कम्युनिटी एक साथ नहीं आएंगी तब तक हम एक सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो सीआर फॉर्मूला इज बेसिकली चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, ओके, इनका फॉर्मूला था ये। इसमें क्या था, इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ बैठक करी और मुस्लिम लीग के साथ डिसाइड किया कि भाई आप लोग एक काम करो, आप कांग्रेस को सपोर्ट करो इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। हम बाद में ये देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कि आपके जोग्राफिकली कॉन्टिजियस एरिया को क्लब किया जाए ना किया जाए। अगर क्लब करके आप अलग होते हैं हम वो भी देखेंगे। पार्टीशन वाली चीज़ देखेंगे प्लेबाइसाइट के बाद, प्लेबाइसाइट मतलब वही वोटिंग के बाद। ऐसा उन्होंने बोला आपके राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला। मुस्लिम लीग बोली कि अगर ऐसा है तो वोटिंग जो होगी उसमें सिर्फ मुस्लिम बंदा वोटिंग करेगा, उस एरिया में रहने वाला हिंदू वोटिंग नहीं करेगा। मतलब क्या मजाक है, ठीक है। और क्या बोले इन्होंने, एक और टेढ़ी बात रखी थी, हाँ कि अगर कांग्रेस ये मान ले कि वो फुल्ली हिंदू बॉडी है तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओके। सो दैट वाज लाइक आउट ऑफ रीच काइंड ऑफ दैट थिंग। उनको मतलब ही नहीं था कि इंडिपेंडेंस मिले या ना मिले, उनको ये था कि भाई पाकिस्तान चाहिए घुमा फिरा के। दिस इज सीआर फॉर्मूला, टोटली रिजेक्टेड। देसाई लियाकत पैक्ट भी कुछ इसी तरीके था, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, ओके। देन केम द वेवल प्लान। वेवल प्लान तो ये लिख लो नॉर्मली कि सीआर फॉर्मूला 1944, सीआर फॉर्मूला 1944। लिखाओगे मेरे अंदर? नहीं। एंड देन केम द देसाई लियाकत पैक्ट। लियाकत डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, लियाकत अली खान, नहीं, वो तो मुझे पता है कौन है वो। डेप्यूटी प्रेसिडेंट। हाँ कोई नहीं, डंडा नहीं निकाला। ठीक है, इसका इसी ईयर में हो गया, इसी आसपास ही हो गया ये, राइट 1944, यू कैन राइट 1944, ओके। वेवल प्लान, वेवल प्लान इसमें लिखो, वेवल इज बेसिकली वायसरॉय एट दैट टाइम, ओके। ललित गो पहले थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भी ललित गो थे, लिखवा दूंगा वायसरॉय की लिस्ट, और उनके टाइम में क्या क्या मेन चीज हुई लिखवा दूंगा एक साथ, ओके। ये लिखो कि वेवल प्लान में लिखो 1945, जून 1945। दिस प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड शिमला कॉन्फ्रेंस, कि शिमला में दिया गया था।
देखो, both Congress and Muslim League rejected this plan. Okay. ये कहानी। अब बात करते हैं सुभाष बोस की, इंडियन नेशनल आर्मी की। तो आईएनए एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ मैन ऑफ एक्शन in his early years of his age. In 1921 he cleared the civil service examination organized by the British at that time and secured the 4th rank भाई, चौथी रैंक, कमाल होता है, 4th rank. He resigned from the service and just opted for Congress. Okay. When he later realized कि कांग्रेस और इसकी नहीं, इनकी नहीं बन रही, तो he just created his own political party. Okay. And just held a protest in बंगाल area. इन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया कि भाई जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, मतलब बंगाल वाले एरिया में, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। तो when he was protesting, he was arrested. When he was arrested, he took the fast. When he took the fast, Britishers released him and put him under house arrest. बोस हाउस अरेस्ट में थे कि 26 जनवरी 1941 को फरार हो गए, किसी को भी पता नहीं चला, मुंह में देखा होगा। ओके। और 26 जनवरी 1941 को जो डेट है, वहां पे वो कहाँ मिले थे, मतलब कहाँ पे पता लगा, ही वाज हियर, ही इज इन पेशावर under the name of Ziauddin with the help of Bhagat Ram. Okay, he crossed the Peshawar to Russia. रशिया में हेल्प मांगने जा ही रहे थे कि रशिया ने उसी टाइम रशिया ज्वाइन द वॉर अगेंस्ट जापान, मतलब वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था रशिया, तो उनके प्लान्स हमें फेल हो गए। देन ही वेंट टू जर्मनी विद द नेम ऑफ अर्लांडो मसोटा। ही जस्ट मेट द हिटलर से मिले, वहां पे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनके साथ एक सेना बनाई, उसको बोला गया मुक्ति सेना। क्या बोला गया? मुक्ति सेना, फ्रीडम आर्मी। ओके। देयर ही गेव द वॉर क्राई ऑफ जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष जी ने दिया है, जर्मनी में दिया था। वहां के लोगों ने उनको टाइटल दिया नेताजी का, जर्मनी पीपल ने आपके जो नेताजी का टाइटल दिया इनको। ओके। इन्होंने हेडक्वार्टर अपना सेट कहाँ किया था? ड्रेसडन, जर्मनी। वहां पे इन्होंने एक रेडियो स्टेशन भी स्टार्ट किया था, ड्रेसडन, जर्मनी। ओके, दैट वाज एरिया। From Germany, he later, with the help of Japanese submarine and with Japan submarine, he reached Singapore. Before reaching Singapore, he met the Emperor of Japan, Tozo, with the name of आबिद हुसैन। आबिद हुसैन के नाम पे ये टोजो से मिले, जापान का प्रीमियर से। And then he went to this one Singapore to take the charge of INA from रासबिहारी बोस। फ्रॉम रासबिहारी बोस जुलाई 1943 में इन्होंने चार्ज लिया, किसका? आईएनए का। अब आईएनए क्या है? आईएनए दो फेज से बनी है। व्हेन जापान कैप्चर्ड साउथ ईस्ट एशिया, दे कैप्चर्ड बोथ ब्रिटिशर्स एज वेल एज इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक बंदा था ऑफिसर रैंक का, शायद कैप्टन होगा, मे बी, मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह। तो मोहन सिंह साहब थे, वो ऑफिसर थे आर्मी में। उन्होंने जापानियों को बोला कि भाई आई हैव अ सॉल्यूशन। बोला क्या? बोला आई वांट टू मेक आर्मी फ्रॉम द प्रिजनर ऑफ वॉर सो दैट वी कैन हेल्प यू इन वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एज वेल एज वी कैन हेल्प अस इन फाइटिंग फॉर फ्रीडम। जापानी खुश हुए कि बात तो सही, क्या करेंगे इन पीओडब्ल्यू का, एट द एंड जेल में डालेंगे, इनका राशन पानी हमें देखना पड़ेगा बाद में।
तो बेटर है कि यूज क्यों ना करा जाए इनको, तो जापानियों के लिए इसलिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। ओके, तो मोहन सिंह क्रिएटेड आर्मी। जापानियों को लगा कि शायद 2000 की फौज बनाएगा, 3000 की फौज काफी है। मोहन सिंह क्रिएटेड द आर्मी ऑफ 40,000। जापानीज डर गए थोड़े कि भाई ये क्या बना दिया भाई। इतने प्रिजनर्स थे। ठीक है, प्रिजनर थे, सारे प्रिजनर्स, मोस्टली प्रिजनर्स। ओके, सबको प्रॉपर रिक्रूट करा एंड प्रॉपर सब लेफ्ट राइट टक एकदम कड़क आर्मी, एंड दे वेटेड फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू जस्ट से दैट कम एंड इन्वेड। उसी टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, एंड जब शुरू हुआ तो इनको बूस्ट मिला। ठीक है, सो दे वेटेड फॉर द डायरेक्शन ऑन द दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जैसे वो इन्वाइट करते हैं वी विल इन्वाइट। लेकिन जापानीज डरे कि भाई 40,000 का क्या मतलब बनता है भाई, हम तो 2000 तक का सोचा था। तो दे टुक द मोहन सिंह अंडर हिज कस्टडी, मोहन सिंह को कस्टडी में रख लिया। इसी बीच एक बंदा था रासबिहारी बोस, रिमेंबर 1915 गदर म्यूटिनी काइंड ऑफ दैट थिंग, ये बंदा जापान चले गए थे। वहां पे इन्होंने जापान के नेचुरलाइज सिटीजन बन गए थे। देयर ही फॉर्म 2 पार्टीज, वन इज इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एट टोक्यो। ठीक है, तो रासबिहारी बोस को इन्वाइट किया गया कि आप आईएनए की कमांड संभालें। रासबिहारी बोस को आईएनए की कमांड दी बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में। कहां पे? बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में, ऑल्दो आईएनए इज एट सिंगापुर, राइट। तो वहां पे इनको रासबिहारी बोस को आईएनए की कमांड दी गई, उन्होंने हैंडल करा। ये था फर्स्ट फेज ऑफ आईएनए। सेकंड फेज ऑफ आईएनए कब शुरू, जब बोस आ गए पिक्चर में। बोस केम, रासबिहारी बोस क्योंकि थोड़े ओल्ड थे, ही वाज अराउंड 58 years of age and later died. ठीक है, इन अ मीन टाइम he happily transferred the power of INA to the Bose as well as chairmanship of this Indian Independence League. ये भी आपकी, INA भी आपकी, नेताजी जो करना है करो। रासबिहारी वॉज वर अ ग्रेट फैन ऑफ नेताजी, बहुत बड़े फैन थे वो। सारी की न्यूज़ ये सब जो भी हो रहा था, दे रेड द न्यूज़ ऑफ नेताजी while he was like watching over the situation in India, right? So ये कहानी थी। नेताजी took the army, this one, सिंगापुर में उन्होंने आर्मी की कमांड ली एंड जस्ट फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने अपनी फौज का नाम आज़ाद हिंद फौज रखा। उनकी फौज में सब थे, हिंदू मुस्लिम सिख एवरीबडी। ही जस्ट मेड द इंडियन गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट इन्होंने बना दी, एक आज़ाद हिंद फौज की, आज़ाद भारत की एक गवर्नमेंट बना दी। ही बिकम हिज फर्स्ट पीएम और प्रेसिडेंट। ओके, he become the commander in chief of that army, he become the foreign minister, he become everything whatever he wants as a top position. इनके फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने बनाया अलग से। इसी टाइम इन्होंने एक रेजिमेंट खड़ी करी, रानी झांसी लक्ष्मी रेजिमेंट, मैंने बताया क्योंकि वो इक्वलिटी प्रमोट करते थे। एंड फाइनली दैट लेडी रेजिमेंट हैज ऑल द पैरामीटर्स सेम एज दैट ऑफ मेल्स, कोई रियायत नहीं। ओके, सो ये कहानी थी इनकी। In 1944 he shifted the headquarter from सिंगापुर से रंगून में, रंगून इज म्यांमार। ठीक है, रंगून में शिफ्ट करा उन्होंने अपना हेडक्वार्टर। समझा रही कहानी? इसी बीच जापानीज ने आपके अंडमान निकोबार गिफ्ट कर दिए थे आईएनए को नवंबर 1943 में। अंडमान एंड निकोबार वाज गिवन बाय जापानीज टू आईएनए, और वहां पे फिर 2 आइलैंड्स के नाम चेंज करे गए, शहीद एंड स्वराज नाम रखे गए बाय दिस सुभाष चंद्र बोस जी। Okay, that was happened from Rangoon. This Subhash Chandra Bose called Bapu the father of nation, गांधी जी। ओके, रंगून से उन्होंने बोला। ये आता है क्वेश्चन कि कहाँ से बोला? फादर ऑफ नेशन 6 जुलाई 1944 आपके नेताजी ने बोला फ्रॉम रंगून। ओके, रंगून हेडक्वार्टर से। फाइन। जब तूने मूवी देखी होगी वो जा रहे होते लड़ने के लिए फलाना करके, तो इट वॉज 14th of April 1944, इट वॉज 14th of April 1944 एट मोरेंग कर्नल मलिक एट मोरेंग इन मणिपुर होस्टेड द इंडियन फ्लैग। आज वहां पे मेमोरियल बना रखा है। ओके, कर्नल मलिक नाम का बंदा था जो कि बहादुर ग्रुप का हेड था। किसका हेड था? बहादुर ग्रुप। देखो ये एक चीज मैं डिस्कस करूंगा इस बारे में अभी। बहादुर ग्रुप का हेड था कर्नल मलिक, एंड दिस वन, विच वन? मोरेंग इन मणिपुर। ठीक है, मोरेंग ने प्लेस इन मणिपुर। ओके, दैट वाज हैपेंड 15 अगस्त 1945 को आईएनए ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि जापान ने भी सरेंडर कर दिया था।
वॉर ख़त्म होने को आ रहा था, वही हिरोशिमा नागासाकी हो चुका था ऐसा करके, राइट। सो सीन हुआ ये कि 18 अगस्त को मिस्टीरियसली बोस जी डाइड व्हाइल इन प्लेन टू ताइवान। ओके, ताइवान वाले एरिया में उनकी एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। दैट वाज एंड ऑफ INA। अब कमाल की बात सुनो, एंड नहीं था ये, INA का बहुत बड़ा रोल है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है। जब INA के बंदे भारत आए फॉर कोर्ट मार्शल, फॉर एनीथिंग एवरीथिंग, क्या क्राउड पैदा हुआ था, क्या सैलाब पैदा हुआ था उनके लिए, उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो लाइक देवर लाइक अगेंस्ट दैट वन ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बंदे दुश्मनों का साथ दिया तो केस तो चलेगा। कोर्ट मार्शल ने केस चलाया उन पे कि इनको सजा क्या दी जाए। वैसे तो एक जिसके देशद्रोह की सजा तो मौत होती है, फांसी, बट पीपल केम इन लॉट्स ऑफ मैनी नंबर्स कि इनको बचाना है तो हमारे बंदे ऐसे करके। बहुत बड़ा रीज़न था ये देश को जोड़ने का, बहुत बड़ा रीज़न था पूरे देश को जोड़ने का। ये क्विट इंडिया मूवमेंट से ज़्यादा इफेक्ट तो इसका हुआ था। इनके लिए फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। कल आज़ाद हो जाएंगे, कल आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। तो कहानी क्या, मैं क्या बोलने वाला था अभी, हाँ, हु इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष बोस? चित्तरंजन दास, CR दास। जैसे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? GK गोखले। तो CR दास वाज पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष, ठीक है। CR दास वाज नॉर्मल, लाइक ही वाज लाइक कैसी सेट स्वराज काइंड ऑफ पर्सन। इनका ये नहीं था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वाली चीज़ तो नहीं कहेंगे, बट ही वॉज इन फेवर ऑफ ओपनिंग अनदर फ्रंट ऑफ द कांग्रेस। ये नहीं कि सिर्फ बस कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, ही वॉन्टेड to utilize that front also so that we can have more front to against कांग्रेस बोल रहा हूँ, ब्रिटिशर्स। इनका एक मूल मंत्र था मैंडेट और एंडिट, राइट, एंडिट और मैंडेट वाला चीज़। तो इनको क्लियरली मॉडरेट नहीं कहेंगे, नॉर्मल। ओके, स्वराज ज़्यादा वर्ड सही है, वो ज़्यादा सही है। ओके, लिखो चलो, INA और सुभाष बोस की हेडिंग डालो। INA, हाँ बना के लिखवा ही रहा हूँ। लिखो कि CR दास was the political guru CR दास was the political guru CR दास ने केस लड़ा था उन बॉम्ब वालों बंदों का, रिमेंबर? अरविंदो घोष एंड घोष ब्रदर्स एंड बीरेंद्र घोष। तो बढ़िया लीडर थे वो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम बोला मैंने अभी? सुभाष बोस, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो चलो। देखो कि सुभाष बोस अंडर द नेम ऑफ जियाउद्दीन, सुभाष बोस under the name of Ziauddin reached Peshawar with the help of Bhagat Ram। भगत राम शायद उसमें वो राजपाल यादव बना उस मूवी में, जिसमें तो गुंगे के साथ छुप जाता है बंदा, देखना उस मूवी को। CR दास बोल रहा हूँ। बोस, जियाउद्दीन, भगत राम, ठीक है। 26 जनवरी 1941, लिख लो। He went to Germany and met Hitler under the name of Orlando Mazzotta। कोई भी मिल लगा है, बड़ा इंसान था, नोन थे। नाम ही गलत बता के जा रहे तो क्या कॉन्टेक्ट्स। हिटलर खतरनाक था बे, अगर पता लग जाता ना ये टेढ़ा मेढ़ा एग्जीक्यूशन ऑर्डर डाल देता। बेसिकली इनके पक्का बैकग्राउंड में कॉन्टेक्ट्स होंगे, बिकॉज ही वाज द इंडियन और इंडिया के साथ वॉर था, तो ये दुश्मनी करना चाहते थे ब्रिटिशर से, तो इसलिए मिलवाया था इनको। तभी तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई वहीं पे, मतलब जो मुक्ति सेना, ऑरलैंडो मजोटा। इन जर्मनी सुभाष बोस फॉर्म द मुक्ति सेना और फ्रीडम आर्मी, मुक्ति सेना और फ्रीडम आर्मी।
ओके विद हेडक्वार्टर एट ड्रेसडेन जर्मनी. कहाँ था फ्रीडम आर्मी का हेडक्वार्टर? ड्रेसडेन इन जर्मनी. ड्रेसडेन इज अ प्लेस इन जर्मनी. ठीक है डिल्लो. नेताजी द टाइटल was given by people of Germany to Bose. The Netaji title was given by people of Germany to the Bose. Netaji gave the slogan of Jai Hind from here. Netaji gave the slogan of Jai Hind from here. नेताजी जर्मन लोगों ने दिया उन्हें टाइटल. People of Germany. इसका मतलब कुछ और है क्या? नहीं. जर्मनी या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर फ्रॉम जर्मनी. People of Germany यानी कि मतलब जो इंडियन बंदे थे वहाँ के, वे क्या मोटो दिया? उन्होंने दिया जय हिंद. जय हिंद. ठीक है. INA heading डालो. INA इंडियन नेशनल आर्मी. इंडियन नेशनल आर्मी. इंडियन नेशनल आर्मी. सब हेडिंग फर्स्ट फेज. INA सब हेडिंग फर्स्ट फेज. फर्स्ट में क्या था? मोहन सिंह द ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी. मोहन सिंह द ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी formed the INA with the help of POW. Formed the INA with the help of POW at Singapore. ठीक है. With POW. प्रिजन ऑफ वॉर वो कहाँ से बंदे लाएगा? ठीक है रे. In Singapore. तो प्रिजनर्स को छुड़ाया कैसे? प्रिजनर कस्टडी में थे जापान की, तो जापान को बोला इन्होंने वी आर इंडियन वी आर नॉट ब्रिटिशर्स. तो एक ऑफर दिया, जापान मान गया. रासबिहारी बोस who was naturalized citizen of Japan, founded Indian Club of Tokyo in Japan. And also founded Indian Independence League in 1942 at Tokyo. भैया ये क्या लिखा है? इंडिया इसके नीचे का Independence League इंडिपेंडेंस. ये क्या होता है? 1942. जो भी ने पार्टी बनाई. देखो अगली लाइन. In Bangkok conference, it was decided that to place the INA under Indian Independence League, whose chairman is Raspberry Bose. ठीक है. हेड डालो सेकंड फेज ऑफ सेकंड फेज बोस आ जाएंगे सेकंड फेज में. Raspberry Bose happily transferred the presidentship of Indian Independence League as well as INA to the Subhash Chandra Bose in July 1943. सिंपल. दोनों की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड INA दोनों उसने किसी कमांड में दे दी? सुभाष चंद्र बोस की. कब? जुलाई 1943 में सिंगापुर. जुलाई 1943. सिंगापुर.
1943. सिंगापुर। अगली लाइन लिखो। ऑन October 21, 1943, सुभाष चंद्र बोस, SC बोस लिखा करो, SC बोस फॉर्म provincial, provisional, not provincial, provisional, provisional डिग्री होती है, provisional government for free India at Singapore with, इनके मिनिस्टर्स कौन थे? with HC Chatterjee, with HC Chatterjee, फाइनेंस मिनिस्टर, M.A. अय्यर ब्रॉडकास्टिंग, M.A. अय्यर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। लक्ष्मी स्वामीनाथन वुमेन डिपार्टमेंट, लक्ष्मी स्वामीनाथन वुमेन डिपार्टमेंट। यहां पे मलाया में दिया था इन्होंने ये वाला स्लोगन, लास्ट क्या है? लक्ष्मी स्वामीनाथन, वुमेन डिपार्टमेंट। एट मलाया ही गेव द स्लोगन ऑफ give me blood, I will give you freedom. At Malaya, he gave the slogan of तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है? मलाया कहाँ पे गया? मलाया पेनिनसुला, मलाया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलाया पूरा मलेशिया वाला पार्ट, मलेशिया, सिंगापुर। ठीक है, मलाया में उन्होंने दिया, ये सिंगापुर ही होगा। तो मलाया वाले पार्ट में इन्होंने दे गेव द स्लोगन। ठीक है, ही शिफ्टेड INA हेडक्वार्टर्स टू रंगून, दैट इज बर्मा, रंगून इन बर्मा, इन जनवरी 1944, इन जनवरी 1944, and gave the war cry चलो दिल्ली, 1944 जनवरी, सर्दियों में, and gave the war cry चलो दिल्ली। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके आ गया भैया, दिल्ली चलो भाई दिल्ली। भैया दिल्ली में तो बैठे हैं, कहाँ से? हाँ लिखो इसमें कि अंडमान निकोबार आइलैंड वॉज गिवन बाय जापानीज टू INA। उंगली में चटकाओ राजा, ठीक है, जल्दी से। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वॉज गिवन बाय जापानीज टू द INA। Some name like लिखो, स्वराज द्वीप एंड शहीद द्वीप was renamed by सुभाष चंद्र बोस। शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, द्वीप। अब बापू बोलेंगे ऑन जुलाई 6, 1944 on July 6, 1944, नेताजी एड्रेस महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन। ईयर क्या था? 44। ऑन 6 जुलाई 1944, नेताजी एड्रेस महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन फ्रॉम, कहां से? आजाद हिंद रेडियो एट रंगून। ठीक है, पहले पर्सन थे जिन्होंने उनको बापू बोला था। सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन,
On 14th April 1944, ये भगत सिंह की 13 अप्रैल को हुई था 23 अप्रैल में हुई ना 23 मार्च मार्च अरे यार मैं तो ऐसे गलत याद हो रही डेट है 23 मार्च 1931 शहीद मूवी का नाम है भाई। हाँ पर डेट गलत याद हो गई सही हो गया ना फायदा हो गया 3 जनवरी ये गलत याद नहीं है, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है वे। हाँ वो इसलिए याद हो भैया गए थे ना रोड पे भी 23 मार्च 1931 शहीद भाई। 31 जनवरी शहीद दिवस भूल जाओगे तुम, अरे भाई डेट गलत याद हो रही है तुम्हारी सिटीजनशिप तोड़ दूंगा मैं। ऐसे थोड़ी जाती है ठीक है, ऐसे ही जाती है। इंडिया की ठीक आती है हाँ क्या इंडिया की बताओ कहाँ के है? उसके बाद तो पास ही है। ठीक है, लिखो दोनों पास में 14 अप्रैल 1944 कर्नल मलिक और बहादुर ग्रुप, कर्नल मलिक और बहादुर ग्रुप hoisted the INA flag, hoisted the INA flag at Moirang, MOIRANG, Moirang at Manipur. Netaji died on 18 अगस्त 1945 in air crash at Taipei, Taiwan.